जो मिल जाता है, क्या वो एक पीढ़ी मिलने के बाद छोड़ दें? लेकिन सवाल वहाँ पे आता है, जो राजेंद्र पाल जी भी कह रहे थे और मैं भी कहती हूँ कि मान लो किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप समर्थ हो गए, आपने एक बार पढ़ाई कर ली और उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है, तो वो अगर आपके बच्चे नहीं जाएंगे तो दूसरे बच्चों को भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो टारगेट है उनका, अगर किसी को आईएएस बनना है, आईएएस बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन है। मैं ठीक कह रही ना? तो कम से कम किसी को ग्रेजुएशन तो होना पड़ेगा। और हमारी गलती ये रही, हम एज एक्टिविस्ट में अपनी गलती मानती हूँ, और मुझे लगता है कि हमें जो काम, देखिए हम सरकार के पर कभी निर्भर नहीं है। हमारे समाज जो है वो इतना, चाहे उसको कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन वो अपने आप से खड़ा होता रहा और हमें कभी किसी ने सहारा दिया भी नहीं। और जो लड़ाई थी वो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भूखे प्यासे रह के हमको अपने पैरों पे खड़ा किया। चाहे पहली पीढ़ी हमारी अनपढ़ थी, लेकिन मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपनी, जो पढ़ लिख करके मैं आगे आई हूँ। ये फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन जब बोलने लगी है तो असली प्रॉब्लम वही है, और ये प्रॉब्लम हमारे भाइयों को नहीं है। मैं ये कहती हूँ ये हमारे समाज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैदा की गई प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि इस चीज से हमें जो है अंदर अपने झांकने का भी मौका, हमें अंदर भी झांकना चाहिए कि हम कहाँ पर फेल हुए हैं, हम क्यों नहीं इस तरीके से सब लोगों को जोड़ पाए या सब लोगों को इकट्ठा कर पाए। मुझे लगता है कि इसका अगर हम विश्लेषण करें तो हम ही पाते हैं, चूंकि मैं बता रही हूँ हमारी फर्स्ट जनरेशन है, और मुझे लगता है किसी किसी की हो सकता है सेकंड जनरेशन हो, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब मेरी थर्ड जनरेशन वाले तो भी है कि नहीं। तो अगर फर्स्ट जनरेशन ने जो पाया, सेकंड जनरेशन को जो मिला, लेकिन कहाँ है लोग? समाज में जाने के लिए लोग कहाँ हैं? हमें तो अपनी नौकरी बचाना ही भारी पड़ जाता है। पूरी जिंदगी नौकरी, जो रिजर्वेशन से नौकरी मिली उसको बचाने में ताकत खत्म हो जाती है। बावजूद इसके उस नौकरी को बचाते हुए, उस इज्जत को बचाते हुए समाज में लोग काम करते रहे, और आज उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं, मैं सामने देख रही हूँ हमारे कितने सारे युवा साथी, सोशल मीडिया जो ये सब चल रही है, फिल्म मीडिया, उसी का परिणाम है। आज उन्होंने हमें साधन नहीं दिए कि वो हमारी फिल्म बनाए, तो हमारी फिल्में बनने लगी, तरह तरह की फिल्में बनने लगी, कास्ट इशू पे बनने लगी, जेंडर इशू पे बनने लगी, और लड़ाइयाँ फिल्मों से लड़ी जाने लगी। लोगों ने कहा कि कोई तुम्हारी पीड़ा लिखने वाले ने तो हमारे साहित्यकार हो गए, काफी सारे साहित्यकार हो गए, उनके साहित्य को टक्कर देने लगे। लोगों ने उनका साहित्य पढ़ना छोड़ करके दलित साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में तो दलित साहित्य, जो दलित साहित्य लिखा वो उसको दलित साहित्य के आगे फीका पड़ गया, इतना पावरफुल साहित्य लिखा। तो ये सारी बातें थी। लोगों ने जब देखा कि इनके थोड़े बहुत जो भी पहुंचे, 0.1% लोग जो भी पढ़े लिखे, वो तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो बोलने में चूकते नहीं है, वो लड़ने खड़े हो जाते हैं। इसी ताकत को, इसी आवाज को दबाने का ये तरीका है कि समाज को आपस में लड़वा, और लड़ाने की ये साजिश बहुत पहले से है। अंबेडकर और गांधी की लड़ाई हम सभी जानते हैं, ये साजिश तब से है कि जब हमने ये तय कर लिया कि हम एक वर्ग के साथ रहेंगे और उसके साथ ही हमारा जीवन। देखिए अभी मैं साहित्य अकादमी के मंच पे थी, तो वहाँ पर तमाम तरह के लोग थे, मार्क्सवादी भी थे और गांधीवादी भी थे। उनमें से बहुत लोग ये कह रहे थे हमें आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा आपको तो मिला ही हुआ था ना, तो आपको क्या कर रहे हैं? मिला तो हमें है ना, जो भी मिला संविधान के तरीके से। आज़ादी की सबसे बड़ी नेमत जो है वो भारत का संविधान लिखा जाना है। आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, क्योंकि आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप गुलाम थे तब भी प्रभुत्वशाली थे, आप आजाद हो गए तब भी और ज्यादा प्रभुत्वशाली हो गए। तो आपको कभी लगा ही नहीं कि आपको कुछ मिला, लेकिन मिला हमारे जैसे लोगों को संविधान के माध्यम से जो थोड़ा बहुत मिला। वह 80 भारत को आजाद हुआ, आज 78 साल हो गए। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, हमें राइट नहीं देते, तो मैं साहित्यकार हुए कुछ भी नहीं पाती। ये ताकत है संविधान की। ये जो एक पूरा मूवमेंट चला, दलित आंदोलन चला, ये उसकी ताकत है। ये उसी ताकत को
तोड़ने की कोशिश है। अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनने लगे, छोटे छोटे पार्टियां बनने लगी हैं, लोग अपना जो है अपने राइट के लिए अपने छोटे समूह बनाते हैं, छोटी पार्टी, अगला हमला उस पर होगा। अगला हमला उस पर क्या होगा कि सिर्फ एक या दो पार्टी रहेगी, बाकी छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की लड़ाई भी होगी। क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं ये एक लोगों की आवाज है, बार्गेनिंग पावर है। वो अपने अधिकारों के लिए बार्गेनिंग करते हैं, हमारे क्षेत्र में लाओ, ये चीजें लाओ, ट्रेन लाओ, ले लाओ, उद्योग धंधे लाओ, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगला जो हमला है वो पॉलिटिकल पार्टियों पे भी होगा, जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां है। तो साथियों, जो हमारी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ी थी, रिजर्वेशन से सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ करके मेरी क्षेत्र में आई। मुझे याद है एक बड़ी कंपनी है जो कि स्कूटर बनाती है, बजाज। जब उनको कहा गया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करो, तो उन्होंने कहा अगर मुझे दलित लोगों को लेना पड़ा तो अपनी कंपनी बंद कर दूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट थे। और आप सोचिए कि कितना ज्यादा माहौल ऐसा है जो कि एंटी दलित है, जो कि कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में, उनके कॉर्पोरेट सिस्टम में दलित लोग काम करेंगे। ये सरकारी नौकरियों में थोड़ी बहुत जो भागीदारी हुई, जो कि बहुत कम हुई, जो कि बता रहे थे राज्यपाल जी, अगर 50,000 लोगों की जरूरत थी तो 5,000 लोग भरे गए, बाकी 45,000 पोस्ट खाली रहे। उन 5,000 की आवाज से ही प्रॉब्लम है, और ये आवाज ना एक सामूहिक आवाज बने, तो इसके लिए उनका ये प्रयास है कि रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी है। ये पहला स्टेप है उनका। जब वो देखेंगे, वो अब खड़ा होकर के 2 बिल्लियों की लड़ाई में, आपको पता है कि बंदर सारी रोटी खा जाता है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में वो कहेंगे जी खत्म, अब आप लोग आपस में फैसला नहीं पा रहे, हम फैसला करें। तो मुझे लगता है कि जो हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा फर्ज क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे सामने चुनौती क्या है, और अब हमारे सामने बहुत बेहतर, अब तक चुनौती ये थी कि एक तरह के लोग थे जिनसे हम लड़ते थे, उनको हम करते थे, लेकिन अब हमारे आपस में जो लड़ाई करवाने की कोशिश की गई है, उसमें हमारा क्या फर्ज बनता है, हम क्या करें ऐसा कि हमारा समाज एक रहे। क्योंकि एक रहेंगे तो जीतेंगे, बट जाएंगे तो हारेंगे, और हम वापस 2500 साल पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। ये स्थिति वही है, वही लाने की कोशिश की जा रही है कि जब आपको दूर से कह दिया जाए कि हटो हटो ये लोग आ रहे हैं, हटो हटो ये नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एज ए एक्टिविस्ट, एज ए राइटर, एज ए जो भी आप समझे, मैं चाहे स्टूडेंट माने, प्रोफेसर माने, जो भी माने, हमें जो है वो फिर से संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़नी होगी। हमारे साथी कह रहे थे कि दोनों तरफ से बड़ी गंदी बिटर बातचीत चल रही है, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी जब गाली देता है तो वो दोनों को एक साथ ही देता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला जाति देता है, अकेला गाली कभी नहीं देता, थोड़ा चमारी बोलेगा और कुछ बोलेगा ही, है ना। तो जब वो उनकी टारगेट पे ही दोनों है, वो फर्क नहीं करते, वो उनके सामने कोई भी आ जाए वो उसी तरीके से करता है। आप देखिए कितने जगह भी कुछ साल पहले जब दलित महिलाओं को जो है वो सवर्ण महिलाओं ने नंगा करके पीटा था, ये थोड़े समय पहले की घटना है, उनके लिए एक ही है। आप जितना भी वर्गीकरण सोच ले, कर ले, बांट ले, लेकिन उनके निगाह में हम एक समुदाय है, और वो बराबर गाली देते हैं। और अभी मिर्चपुर की घटना का कारण क्या था? मिर्चपुर में जो हरियाणा में घटना थी जिसमें उन्होंने दलितों के घर जला दिए, सिर्फ रीजन ये था कि वो लोग साफ सुथरे क्यों लग रहे हैं, उनके घर में बाइक क्यों है, उनके बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, वो इतने सुंदर कैसे लगते हैं, वो इतने ऐसे कैसे लग रहे हैं कि वो हमारी बराबरी कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके घर जला दिए, दलितों के घर जला दिए। उसमें एक बच्ची भी जल के मरी थी जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, बच्ची विकलांग थी, उसके बूढ़े फादर। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ी सुविधाएं आ गई, तो हम समझे, हमें ये भी समझना है कि हमें एक को हाथ दे करके उठाना है।
हमें उसको सहारा देना है, हम उसको अपशब्द नहीं कहते। अपशब्द कहेंगे वो भी अपशब्द में बोलेगा। तो इसलिए जो ये फेस जो सोशल मीडिया आया, इसने भी एक बड़ा पॉजिटिव काम करने की जगह इस वाले में वर्गीकरण में बहुत गलत रोल अदा कर रहा है। और इसमें ऐसे लोग लग गए हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं, जो एक्टिविस्ट नहीं है, जिन्होंने समाज में कभी काम ही नहीं किया। जो समाज में काम करेगा उससे दोनों भाइयों को लड़ते देख के, वो दोनों समाज को देख के दुख होगा। और जिनको मजा आ रहा है ना, वो समाज के लोग नहीं, चाहे वो अपने लोग क्यों ना हो, जिन्हें मजा आ रहा है इस चीज में, जो आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, इस चीजों से हमें लड़ना है और ये बहुत लड़ना पड़ेगा। देखिए, जब मैं आपको वही बता रही थी कि जब दलित साहित्य आया था तो बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों के साथ बहुत खराब बोला, ये क्या साहित्य है, तुम्हारा भाषा नहीं है, तुम्हारा छंद नहीं है, तुम्हारा रस नहीं है, लिखना नहीं आता, ये एक जैसी बात लिखते हैं, एक जैसी भाषा, एक जैसा रोना गाना ये सब चलता है। तो हम लोग को बोला अरे तो 10 ही तो आए हैं, 10 ही तो आत्मकथाएं हैं, तो जब लाखों लोग लाख आत्मकथाएं तब क्या करोगे, और तुम्हारे आने से रोक लेंगे क्या हम? तुम्हें पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना पढ़ो, तो हमें क्या मतलब है तुम्हारी? हमें तो कोई मतलब नहीं, तुम क्या लिखते हो इससे हमें क्या मतलब है? तुम जो मर्जी लिखो, तुम प्रेम लिखो, तुम श्रृंगार लिखो, तुम सौंदर्य लिखो, तुम प्रतिभाव लिखो, जो लिखना है तुम लिखो, ना समाज से कटके जो तुम्हें लिखना लिखो। लेकिन हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हम अपने समाज के ऊपर लिखेंगे। और यही रीजन रहा कि जो साहित्य था वो इतना पावरफुल बना क्योंकि वो सरोकार का साहित्य है। जो सरोकार का साहित्य नहीं है उसको कोई नहीं पढ़ना चाहता। दलित साहित्य का पावरफुल यही है। मुझे लगता है इसी वजह से जो हमारे, मैं अपने जो ताकत है, जो मैं बोल रही थी कि जो भी थोड़े लोग पढ़ लिख करके आए, चाहे अगर एक कॉलेज में एक प्रोफेसर भी है, वो भी 1000 लोगों की आवाज है और वो उसी आवाज से डर जाते हैं। उन्हें पता है ये एक व्यक्ति नहीं है, इसको खड़ा करने में, इसको बनाने में इसके पीछे 1000 लोगों का योगदान है। और वो जब खड़ा होगा या खड़ी होगी तो वो लोग डर जाते हैं। एक आवाज को दबाना चाहते हैं, उनकी 100 आवाजें, लेकिन हमारी एक आवाज है, उस एक आवाज से डरते हैं और उसी आवाज को दबाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें जो है अब हमारी रणनीति में ये होना चाहिए कि हमें छोटी-छोटी बैठकें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो जो राजेंद्र जी बता रहे थे वो तो चलना ही है, वो तो एक लीगल लड़ाई तो है ही। अगर उन्होंने जो जजों की बेंच ने जो फैसला दे दिया उनसे तो लड़ना कानूनी रूप में होगा, लेकिन हम अपने समाज को कैसे यूनाइट करें ये हमें सोचना है। और कल को अगर हमारा समाज यूनाइट होकर कह देता है कि तुम्हारा फैसला गलत है, तो इससे बड़ी ताकत तो कोई नहीं है, जज क्या कर लेंगे। और इस तरह मुझे लगता है कि हमें वापस में, चाहे हमारे जो है बस्ती लेवल पे हो या कैसे भी हो, हमें काम करने की जरूरत है। मुझे याद है जब कुछ साल पहले जब संगम बिहार था एक, तो वहां पर हम लोग जो एक बस्ती में स्कूल चलाते थे, वहां से एक जज निकले हैं, मतलब वो स्कूल चलाने का फायदा निकला, वहां से एक जज निकले, जज बने। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा मूव करेंगे, अगर हम कुछ ना करें, हम बस्ती में नहीं जा सकते, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ होंगे हमारे घर के आसपास लोग रहते, उन्हीं को हमें करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं है जब हम आपस में एक दूसरे पे तलवारें तान लेंगे, एक दूसरे का सिर काटने लग जाएंगे, और ये दिखने भी लगा है। तो प्लीज जो भी थोड़ी सी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, और आज हमें ये भी जरूरत है कि जो मेन लड़ाई जिससे हम भटक रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना। ठेकेदारी ने लोगों की आय को इतना सीमित कर दिया है कि जो आय रेगुलर सर्विस में 60-65 हजार हो सकती है, 35-40 हजार हो सकती है, वो 15-12 हजार पे सिमट गई। अब देखिए सारे ठेके मजदूर, और वो भी जिस दिन वो नहीं आएंगे उनकी सैलरी कट जाएगी, तो वो और भी कम हो जाएगी। तो 12-15 हजार की सैलरी में ये ठेकेदारी प्रथा दलित को दलित बनाए रखने के लिए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करेंगे। ठेकेदारी प्रथा में ना तो कोई मेडिकल, ना कोई छुट्टियां, कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ डेली बेसिस होती है। उसमें आपने ठेके पे काम, आपको रोज महीने का आपको 12-15 हजार मिल रहा है, और
और उस पर जब आप 5-6 दिन छुट्टी लग गए तो आपके पैसे कट गए। तो ये हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, मुझे एक बार चंद्रभान जी से मेरी बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी इस बात को ऐसे समझती हूँ, जब लोग कंपेयर करने लगते हैं कि इस समाज को ज़्यादा मिला, इसको कम मिला। एक बार उनकी एक रिपोर्ट छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि दलितों के पास मैडम स्कूटर है, कार भी है, वो अच्छा नाश्ता करते हैं, ठीक ठीक स्थिति हो रही है। एक सर्वे किया था उन्होंने, तो मैंने चंद्रभान जी को फोन किया कि आपने ये सर्वे अपर कास्ट को कंपेयर करके किया है कि अपने लोगों को कंपेयर करके किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगर हमारे लोगों के पास साइकिल से स्कूटर आया तो उनके पास स्कूटर से लैम्बोर्गिनी आ गई है, मर्सिडीज आ गई है ना? तो अगर हमारे पास चपरासी की नौकरी है तो आईएएस कर गए हैं। इतना बड़ा गैप, फासला है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये है, तो अगर हम 2 पीढ़ी पढ़ लिख करके भी एक साइकिल से स्कूटर पे आए तो क्या तरक्की बताओ, है ना? तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, हमें कंपेयर दूसरे समाज के साथ करना, हमें अपने साथ नहीं करना। यही लड़ाई है हमारी। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे लोग नौकरी में 5% पहुंचे हैं, तो क्या उनके लोग कितने प्रतिशत? 55। 5 और 55 में बहुत बड़ा गैप है। और अगर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे 55 पहुंच गए और हम 5 पर हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमें और आंदोलन की जरूरत है, हमें और काम करने की जरूरत है, हमें और पढ़ने लिखने की जरूरत है, ताकि हम अगर कम्पीट करना है तो हमें उनसे कम्पीट। मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो मैं हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पब्लिक स्कूल से कैसे कम्पीट करेंगे, जो बाय बात इंग्लिश ही बोल रहे हैं, जो सारी चीजें इंग्लिश में टिकी है, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे? एक बड़ा गैप है। तो हम यही कहते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है उनसे कम्पीट करने के लिए। हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनके सामने खड़े होना है, हमें उनसे लड़ना है, हमें अपनी ताकत को, अपने एनर्जी को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। हमें ये नहीं कह सकते कि तुम मत पढ़ो, हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन हमें उनके बराबर आने के लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें जो पे बैक टू सोसाइटी ये जो सिद्धांत है, ये हमें इस पर सीरियसली काम करना पड़ेगा, और इसी के तहत हमें अपनी बस्तियों में भी जाना पड़ेगा। और ये दुखद है कि सरकार ने तमाम तरह के वो चलाए, मतलब सब लड़कियां पढ़ेंगी, ठीक है, पोलियो का चला है, टीबी का चला है, ये चला है, लेकिन इस भारत में छुआछूत के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं चला, सरकारी आंदोलन, जो कि चलना चाहिए था। जब देश आजाद हुआ तो इस तरह के भेदभाव के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, लोगों के दिमाग में डालना था कि कुछ ऊंच नीच नहीं होता, और जो ऊंच नीच करते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान गंदा या अच्छा नहीं होता, वो बाय सब एक जैसे पैदा होते हैं। आज एक लेडी ने लिखा हुआ था कि अमेरिका में कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन वहाँ काले लोग देख लो बराबर आ गए। तो वो तो सरकार की बात है ना। अमेरिका ने ये सोचा कि काले लोगों को आप कुछ मत करो, उनको बराबर लाके बैठा दो।